क्या और चीज़ें क्या हैं जो मैटर करती हैं? क्या आपकी बेसिक्स मैटर करते हैं या 4-5 महीने इनफ होते हैं? अगर हम कोशिश करते हैं तो 4-5 महीने अगर हम दिल लगाकर मेहनत करते हैं तो काफ़ी टाइम रहता है ये। पॉलिटिकल साइंस का पेपर काफ़ी फैक्ट बेस है, तो क्या फैक्ट बेस्ड नोट्स बनाना ज़रूरी है या नहीं? ऐसा था कि जब मैंने आपको देखा पेपर 2 के लिए कि मुझे पुनीत से पढ़ना है, तो वहीं पे फिर मैंने यूजीसी का अड्डा 24/7 का मेगा पैक लिया, तो उसके साथ मुझे पेपर 1 भी मिला। दोनों एक साथ करने का मन है या इसमें से कोई एक चीज़ को आप पहले प्रेफरेंस में रखें? कि मैं हायर एजुकेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आंटी क्योंकि टीचर हैं आपने बताया, तो क्या घर में भी वैसा ही माहौल रहता था जैसा वो स्कूल में मेंटेन रखती हैं कि आपको डांट वगैरह पड़ती थी? आई थिंक नॉट मैनी स्टूडेंट्स लाइक माई मॉम एज अ टीचर पर घर पे मेरी मम्मी जो है वो बिल्कुल माँ बन जाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। यूजीसी नेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है और हर बार ही बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं। कुछ जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, कुछ नेट क्वालिफाई करते हैं और कुछ पीएचडी ओनली क्वालिफाई करते हैं। बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी और उनके परिवार वालों के लिए भी। ऐसे ही हमारे एक स्टूडेंट हैं जो पेड बैच के स्टूडेंट रहे हैं, प्रखर हमारे साथ हैं और इन्होंने इस बार नेट क्वालिफाई किया है अपने यूजीसी नेट के पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ ये मास्टर्स के भी स्टूडेंट हैं, अभी इनका मास्टर्स चल ही रहा है। प्रखर से थोड़ा और उनके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे एंड आई एम वेरी श्योर कि प्रखर की जर्नी आपको बहुत मोटिवेट करेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो इस पर्टिकुलर मतलब एग्जाम में वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और उन स्टूडेंट के लिए भी जो आने वाले टाइम में इस एग्जाम को देना चाहते हैं। तो स्वागत है प्रखर आपका हमारे चैनल पे, और आप एक बार अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपने अपना यूजी पीजी कहाँ से किया हुआ है और किस तरीके से आपको इस एग्जाम के बारे में पता चला, कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको मुझसे ही पढ़ना है वो सारी चीज़ें। हाँ, थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस मुझे कर ही दिया है, तो मेरा जो आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन अलवर, राजस्थान, पास में ही है दिल्ली से, और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो अलवर से ही हुई है, क्लास 12 तक। उसके बाद मैंने यूजी में एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर मेरे पास 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स थे, फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल ग्रेजुएशन के दौरान हमने खूब मस्ती की बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली बार घर से बाहर निकले थे तो आइडिया नहीं था कि क्या कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। पढ़ते भी थे ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत मस्ती की। उसके बाद ये हुआ कि 2024 में, मतलब आते आते तक जब बैचलर्स ख़त्म होने वाली थी, देन आई रियलाइज्ड कि मेरे जो 2 कोर सब्जेक्ट्स हैं, फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस, उनमें से आई वाज स्ट्रॉन्ग हैंड इन पॉलिटिकल साइंस। तो मुझे लगा कि मुझे मास्टर्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस में परस्यू कर लेना चाहिए। तो 2024 में बैचलर्स खत्म करने के बाद अगेन इन दिल्ली मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया पॉलिटिकल साइंस में। और अभी फर्स्ट ईयर मेरा चल ही रहा था कि इसी दौरान मुझे पता लगा कि मैं स्कोप ढूंढना चाह रहा था कि नाउ व्हाट कैन आई डू। काफ़ी बच्चे हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ हैं जो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने यूजीसी के बारे में यहीं से ऐसे पता किया, मुझे कहीं से सोशल मीडिया से भी पता चला, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। स्कूल में, कॉलेज में दोस्तों से बात होती थी, तो वहाँ पर भी हम जब बैठे रहते थे तो इस तरह की बातें होती थी। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि यूजीसी एक एग्ज़ाम है जिसको अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो हम हायर स्टडीज़ के लिए अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं और परस्यू कर सकते हैं पीएचडी करने के लिए। तो वहाँ से मैंने ये सोचा कि मैं पीएचडी करना वो करूँगा, कि आई विल परस्यू फॉर पीएचडी। तो फिर मैंने उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी देखी कि ये कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या वो चाहिए होता है इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें फिगर आउट करने के बाद मुझे पता लगा कि मास्टर्स के फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद मेरा, क्योंकि अभी 3rd सेमेस्टर दिसंबर में ही कंप्लीट हुआ और उसी के साथ मैंने ये यूजीसी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था अपना, तो मुझे पता लगा कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आप अपना ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मैंने अगस्त 2025 में, जब मैंने सोच तो पहले से ही लिया था, पर अगस्त 2025 में मैंने एक हार्डकोर प्रिपरेशन शुरू कर दी। और सबसे पहला जो प्रिपरेशन का जो स्टार्टिंग फेज़ था वो यही था कि मुझे फिगर आउट करना था कि मुझे कैसे पढ़ना है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बुक से पढ़ना ज़्यादा पसंद है, कुछ होते हैं जिन्हें टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आई वॉज अ काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जिसे टीचर की ज़रूरत पड़ती है, कि मुझे कोई अच्छा टीचर अच्छे से कॉन्सेप्ट्स अगर समझा दे तो थ्रू क्वेश्चंस उनको प्रैक्टिस करके मैं अपने उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकता हूँ। तो वहाँ से मैंने आपको देखा सर, मैंने काफ़ी सारे टीचर्स को एनालाइज़ किया, उनसे क्लासेस ली यूट्यूब पे, वहाँ से मुझे आपके बारे में पता चला। फिर मैंने अड्डा 24/7 यूजीसी नेट का बैच लिया अगस्त में, वहाँ से मैंने प्रिपरेशन की, और 4 या 5 महीने की प्रिपरेशन, अगस्त टिल दिसंबर, फ्रॉम अगस्त टिल दिसंबर जितनी भी प्रिपरेशन होती है वो की मैंने। इस बार मैंने अटेम्प्ट दिया एंड उसके बाद तो सब जानते ही मेरा नेट क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है। और अब यहाँ से ये है कि मेरा लास्ट सेमेस्टर जून 2026 में ख़त्म होगा अभी। तो उसके साथ मैं एक अटेम्प्ट और दूंगा, और नाउ आई विल एम फॉर जेआरएफ। तो ये है। तो प्रखर, क्योंकि आपने मेंशन किया कि आपने अगस्त में बैच में इनरोल किया और तभी आपने डिसाइड किया है, एंड दिसंबर में आपने इस एग्ज़ाम को मतलब अपने पहले ही अटेम्प्ट में आपने इसको क्वालिफाई किया है, तो बच्चों के मन में जनरली एक सवाल है कि क्या इस 4 या 5 महीने की जो प्रिपरेशन है,
क्या ये सफिशिएंट है या इस टाइम फ्रेम में इस एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जा सकता है, इसको क्वालिफाई किया जा सकता है? क्योंकि आप मतलब दूसरे बच्चों के सामने आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी हैं, तो क्या और चीज़ें क्या हैं जो मैटर करती हैं? कि आपकी बेसिक्स मैटर करते हैं या 4-5 महीने इनफ होते हैं? आप कहीं से भी आएँ, आपका जो नॉलेज बेस है वो अगर ज़ीरो भी है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, मतलब ये तो ऑब्वियस है कि अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, है ना, पॉलिटिकल साइंस। बट क्या ये 4-5 महीने सफिशिएंट हैं इस एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए? तो सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप, सबसे पहली बात हमें ये जाननी चाहिए कि अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं और आप ये अपीयर कर रहे हैं, तो ये बात तो मान के चलनी चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में आप अपीयर हो रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ तो पता होगा ही। बिल्कुल। फाउंडेशनली अगर हम देखें इस चीज़ को, तो आपको कुछ तो पता होगा ही इसके बारे में कि क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, आपने कितने साल ये पढ़ाई की है। तो जैसा कि आपका सवाल था कि क्या नॉलेज बेस है जिस पर हम 4-5 महीने की तैयारी कर सकते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 4-5 महीने की तैयारी इज़ इनफ। अगर हम कोशिश करते हैं तो 4-5 महीने अगर हम दिल लगाकर मेहनत करते हैं तो काफ़ी टाइम रहता है ये कि आप जो है नेट या JRF भी क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरा इस बार नेट हुआ है पर मैं दोबारा JRF के लिए अपेयर करूँगा। तो मुझे लगता है कि हाँ, 4-5 महीने बहुत सही हैं, लेकिन इस बात को हमें मान कर चलना चाहिए कि बशर्ते कि हमारा जो बेस है, जिस सब्जेक्ट में हम तैयारी करना चाहते हैं, कुछ तो हम उसके बारे में अच्छे से जानते ही हों। तो प्रखर, आप हमारे स्टूडेंट को एक बार ये बता दीजिए कि आपने आपका टाइम जो मैनेजमेंट की जो आपकी मतलब टेक्निक रही है वो आपने किस तरीके से किया हुआ है? पेपर 1 पेपर 2 को कितना टाइम दिया है? नोट्स आपने बनाए थे या नहीं? ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का पेपर काफ़ी फैक्ट बेस है, तो क्या फैक्ट बेस नोट्स बनाना ज़रूरी है या नहीं, या फिर आप बिना नोट्स के भी आप इसको तैयार कर सकते हैं? और किस तरीके से आपकी ये जर्नी रही है और आपको इसमें क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, नोट्स तो मैंने बनाए थे पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। पेपर 1 के लिए मेरे पास ऐसा था कि जब मैंने आपको देखा पेपर 2 के लिए कि मुझे पुनीत सर से पढ़ना है, तो वहीं पे फिर मैंने यूजीसी का अड्डा 24/7 का मेगा पैक लिया, तो उसके साथ मुझे पेपर 1 भी मिला। एंड आई थिंक आई वॉज, कहिए कि मैं खुशकिस्मत था कि मुझे जो पेपर 1 की जो फैकल्टीज़ है अड्डा 24/7 पे वो भी काफ़ी अच्छी मिली। क्योंकि जनरली पेपर 1 को मैंने दिमाग में रखकर नहीं अपना ये हंट चालू किया था, पर पेपर 1 की भी जो फैकल्टीज़ हैं, चाहे वो मसरूर सर हों या हम कहें कि कानुप्रिया मैम हो या फिर शिवानी मैम हो, जिन्होंने हमें रिसर्च स्टैट्स पढ़ाया, वो भी काफ़ी अच्छे टीचर्स थे। तो नोट्स के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने रफ नोट्स, आई एम अ काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जिसको अपने खुद के नोट्स चाहिए होते हैं। हालांकि अड्डा 24/7 के जो टीचर्स हैं वो अपने खुद की PDF प्रोवाइड करते हैं, और जो कि अच्छी बात भी है, पर मुझे लगता है कि उन चीज़ों को पढ़कर अगर आप अपनी हैंड राइटिंग में एक बार लिख लेते हो तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो मैंने तो अपने नोट्स बनाए थे और चैनलाइज मैंने ऐसे किया था कि कुछ जो, क्योंकि पेपर 2 के बारे में तो आई हैड नॉलेज कि क्या क्या आता है, पेपर 1 के लिए कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अलग थी, जो मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये किस तरह की चीज़ें होती हैं, इनके बारे में मैं पहली बार ही पढ़ रहा था, जान रहा था। कुछ ऐसी यूनिट्स भी थी जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट, इसके बारे में हमें पहले से ही पता होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये भी हमें सिखाया जाता है। तो जो नई यूनिट्स थी उन पे मैंने फोकस किया, उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया मैंने फॉर पेपर 1, उन पे मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया। और पेपर 2 के लिए मैं फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, इस बार के साइकिल की अगर हम बात करें दिसंबर 2025, तो हम ये जानते हैं कि जो NT है वो किसी भी तरह के फैक्ट्स पूछ सकता है। बिल्कुल। तो आप कितनी भी कोशिश कर ले फैक्ट्स को याद रखने की, मतलब यू कैन नॉट बी 100% श्योर कि जो फैक्ट्स के नोट आपने बनाए हैं वो आप एग्जाम में काम आएंगे या नहीं आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैक्ट्स को आप मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, मेन फैक्ट्स को। उसके लिए तो खैर हमारे पास गाइड्स हैं ही, जैसे कि आप हो गए, वो बताते हैं कि इन फैक्ट्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। तो इस तरह से फैक्ट्स कितने याद करने हैं उसकी भी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैक्ट्स तो दुनिया भर के हैं, आप कितना याद करेंगे। तो ये है। तो अभी आपका नेट क्वालिफाई हो गया है, तो अब आगे क्या? आपने बताया कि आप दोबारा JRF के लिए बैठेंगे, जो कि अगेन आपकी एज है और आपको उसमें बैठना भी चाहिए। अभी क्या, AP की तैयारी या PhD, आपने उस पर क्या सोचा हुआ है? क्योंकि बच्चा जनरली जब उसका नेट या PhD ओनली क्वालिफाई होता है तो वो दोनों के लिए, मतलब PhD ओनली क्वालिफाई है तो PhD एडमिशन्स के लिए ही बस वो एलिजिबल है। नेट क्वालिफाई होते ही उसके पास 2 ऑप्शन खुल जाते हैं, PhD के लिए भी वो एलिजिबल है एंड AP के लिए भी वो एलिजिबल है। तो अभी आप उस मोड पे खड़े हैं जहाँ पे आप दोनों ही तरफ आप जा सकते हैं। दोनों एक साथ करने का मन है या इसमें से कोई एक चीज़ को आप पहले प्रेफरेंस में रखेंगे? जी सर, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं हायर एजुकेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मुझे PhD परस्यू करना है। इस बार मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है, बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि अगले अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाई करके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एक अच्छे रिसर्च पे काम करूँ, और आई थिंक आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट गुड टू द सोसाइटी एंड टू द कंट्री। ओके, तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अगर आप PhD करते हैं तो क्या आपका टॉपिक होने वाला है? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है सर। हालांकि जब मैं पेपर 2 की अभी तैयारी कर रहा था इस दौरान, तो पेपर 2 में काफ़ी सारी यूनिट्स थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम
मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इंडियन पॉलिटिक्स। Okay. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं रिसर्च करूँगा, जो कि ऑफकोर्स मैं करूँगा, तो आई विल कीप दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स इन प्रायोरिटी कि इंडियन पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, गवर्नमेंट मशीनरी कैसे काम करती है, इंडिया स्पेसिफिक, इस तरह के टॉपिक्स में मैं रिसर्च करना चाहूँगा। बिल्कुल, तो ऑल द वेरी बेस्ट उसके लिए। एंड आपके फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में सर मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, एक छोटी बहन है और मेरे दादा दादी हैं। ओके, एंड मदर फादर क्या करते हैं आपके? मेरे पापा जो है सर वो बिजनेस है उनका अलवर में ही, और मेरी मम्मी एक गवर्नमेंट टीचर है। ओके, तो मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका पहले से रहा है। जी जी। तो आंटी क्योंकि टीचर हैं आपने बताया, तो क्या घर में भी वैसा ही माहौल रहता था जैसा वो स्कूल में मेंटेन रखती हैं, कि आपको डांट वगैरह पड़ती थी पढ़ने के लिए? नहीं सर, मम्मी की अगर मैं बात करूँ तो मेरी मम्मी का जो बिहेवियर है, या फिर जिसे हम कहें जो मेरी मम्मी का जो कैरेक्टर है, वो बिल्कुल 180 डिग्रीज है। स्कूल में शी इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं क्योंकि मम्मी के साथ एक दो बार स्कूल गया भी हूँ, तो मैंने देखा है मम्मी को कि वो कैसे बच्चों से डील करती है, उन्हें डांटती हैं। और आई थिंक नॉट मैनी स्टूडेंट्स लाइक माई मॉम एज अ टीचर। मुझे ऐसा लगता है। पर घर पे मेरी मम्मी जो है वो बिल्कुल माँ बन जाती है और बिल्कुल कोई डांटती नहीं, कुछ नहीं कहती। हालांकि मेरी मम्मी वॉज वेरी कीन, जब मैं तैयारी कर रहा था तो बार बार आकर पूछना कि अब कैसी तैयारी कर रही हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अब ऐसा भी है कि मेरी मम्मी ने भी जो मास्टर्स है वो 2 डिग्रीज में किया है, एक जोग्राफी में और एक पॉलिटिकल साइंस में। तो इसलिए मेरी मम्मी को भी थोड़ा बहुत इस बारे में पता था कि ये क्या है, कैसे है। तो या शी वॉज मतलब काफ़ी सपोर्टिव, शी वॉज वेरी सपोर्टिव। बिल्कुल, फैमिली का सपोर्ट मैटर करता ही है, और टीचर को भी थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है। वो तो खैर हमारे ऊपर, हम ना चाहते हुए भी हमें होना ही पड़ता है, और वो बच्चों के भले के लिए ही होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे वो समझते भी हैं, तो वो उसको माइंड भी नहीं करते, और होना भी ऐसा ही चाहिए। सो क्योंकि आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया है, और बाकी वो स्टूडेंट जो अभी भी इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं और वो जून अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो उसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो कोई ऐसी 3 टिप्स या कोई ट्रिक्स जिन्होंने आपको हेल्प किया है, तो वो आप स्टूडेंट को ऐसी क्या ट्रिक्स हैं जो उनके लिए काम करेंगी? तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप जून 2026 के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी की शुरुआत कीजिए। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि कितने बच्चे हैं, कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस स्केप्टिमिज्म में ही काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो फंस कर रह जाते हैं कि मुझसे कितना होगा, मुझसे कितना नहीं होगा। ऑनेस्टली मैंने जब किया था तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम्स हुई थी, मुझे भी काफ़ी डर लगा था। पर कॉन्फिडेंस के साथ आप स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज़ है, पेपर 1 और पेपर 2 को आप बैलेंस करके चलिए, क्योंकि मैं अपने इस पहले अटैम्प्ट से एक एडवाइस जो आपको दे सकता हूँ, या फिर एक लर्निंग जो दे सकता हूँ, वो ये है कि पेपर 1 जो है वही डिफरेंस क्रिएट करता है यूजीसी नेट और जेआरएफ के बीच में। बिल्कुल, मेरा पेपर 1 अगर और ज़्यादा बेटर होता तो मुझे लगता है कि आज पुनीत सर मेरा जेआरएफ वाला इंटरव्यू ले रहे होते। तो पेपर 1 पर अच्छे से फोकस कीजिए, पेपर 2 को भी बैलेंस करके रखिए। और तीसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रेगुलर रिविजन इज़ मस्ट। रिवीजन आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। कि अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 यूनिट आपने पढ़ी है, 2 यूनिट पढ़ी है और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है, तो आप इस चीज़ को अश्योर मत कीजिए कि अब मेरा ये हो गया और अब मुझे इसे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। और एक लास्ट चीज़ कि मैं भी आपका एक कॉम्पिटिशन हूँ 2026 के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आपने इस एग्जाम में जो कमियां हैं वो आपने समझ ली हैं कि पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पेपर 2 में आप कितने भी बड़े महारथी हैं, आप जेआरएफ तक तो नहीं ही पहुंच सकते हैं। ठीक है, जून अटेम्प्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, और जून में हम दोबारा यहाँ पे जेआरएफ का आपका इंटरव्यू हम फिर से कर रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आगे की जर्नी के लिए, और अड्डा 24/7 से आपको जो भी हेल्प आगे आपको लगेगी उसमें हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच प्रखर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।